मैं मोहम्मद असलम। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में उम्मीद करते हैं दोस्तों सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो की टाइटल है कॉलिंग पहलगाम फॉल्स फ्लैग रब साल्ट इनटू इंडियाज वाउंड्स। ये तो है, अगर आज कोई बंदा पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बोलेगा वो तो गोली के लायक है। तुम्हारे पे मैं सच कह रहा हूँ। चलें अब ये क्या वीडियो बड़ी लेंथी है। ये तीन बंदे डिस्कशन कर रहे हैं, एक शकील चौधरी, आई थिंक दूसरा अरविंद और तीसरा डॉक्टर कमर चीमा। वीडियो बड़ी लेंथी है, इसमें पॉइंट्स भी काफ़ी होंगे। सारे पॉइंट्स तो ऑब्वियसली नहीं हम कवर कर पाएंगे, लेकिन जो मेन क्रक्स है इस वीडियो का वो उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वीडियो। चीमा साहब, मैं आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आप ये समझते हैं, बीइंग अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते। अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की, उन्होंने कह दिया जी इसका तो ताल्लुक देपालपुर से है, यहाँ से है। आज भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। He seemed to justify this as an act of legitimate resistance. उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। जी द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड से मौजूद हैं अरविंद सहारन और इस्लामाबाद से कमर चीमा साहब। अरविंद, अगर मैं आपसे शुरू करूं, और आज जो टॉपिक हमने रखा है वो है कि इज पीस पॉसिबल। पिछले दिनों चीमा साहब ने भी मेरा इंटरव्यू किया था, तो वो भी ये कह रहे थे कि हमें पास्ट से निकल के फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। आप क्या कहते हैं, कैसे, क्या माजी को हम बिल्कुल भूल सकते हैं या इररेलेवेंट बना सकते हैं, या उससे कुछ सीखते हुए आगे का लाहे अमल जो है स्ट्रेटजी बनाएं कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो डिसेंट और सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह रह सकें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील चौधरी साहब। हम ये प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर पीस को लेके इस वक्त बात कर रहा है। तो जी मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास माजी को भुलाने का कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन हाँ माजी को हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि चलो यार थोड़ा सा ना इसको पीछे छोड़ के और एक अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आए कोई नई बात टेबल पर रखें, आए कुछ नया सोचें, कुछ ऐसा सोचें कि जिससे हमारे दोनों मुल्कों के अंदर जो 2.25 अरब की आबादी बसती है उनके मुस्तकबिल के लिए, हमारे यहाँ पे जिस किस्म के जो मसले मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। तो आज नहीं तो कल हमें उस तरफ जाना ही होगा। देखें कितनी दुख की बात है कि इतनी बड़ी आबादी, ऊपर से 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है जी, हमें 4-5 दहशतगर्दों ने हाईजैक कर लिया और हमें जंग के एक ऐसे दहाने पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां से मामलात एस्केलेट होते हुए किस तरफ भी जा सकते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसे वक्त में कि जब लोगों के अंदर शदीद गुस्सा है, एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हुकूमतों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी कोई पॉजिटिव नहीं है, ये ऐसे वक्त में पीस की बात करना और भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आई एम ग्लैड वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू जी। अच्छा अरविंद, आप भी जानते होंगे ओपी शाह को। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम कि वो इस वक्त 84 के हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1941
तो चीमा साहब, आप भी शायद जानते हो ओपी शाह को, तो वो इस एडवांस एज में भी इतने एक्टिव हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक किताब का वो सेकंड वॉल्यूम निकाला, इंडिया पाकिस्तान पीस पे। तो वो इतनी मतलब परसिस्टेंटली आपको फॉलो करते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन करेंगे, आर्टिकल हो गया, कहाँ पहुँचा, ये वो। मुझे कह रहे थे अच्छा जी मुझे एक दो और ऑथर्स, पोटेंशियल ऑथर्स बताइए पाकिस्तान से जो कंट्रीब्यूट कर सकें। और हर 15-20 दिन के बाद ऑनलाइन कोई ना कोई डिस्कशंस वो रखते हैं। अभी भी एक इनविटेशन उनका आया हुआ है। तो चीमा साहब, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों की काफ़ी कमी है, पीस एक्टिविस्ट्स की और इस तरह के रिसर्चर्स की, जो इतने परसिस्टेंटली, इतने अज़्म के साथ जो है ना ये काम करते हैं। इसी तरह से सुधिंदर कुलकर्णी हैं, बम्बई में रहते हैं वो। इसी तरह राजेंद्र सरीन थे एक, उन्होंने 1980s में एक किताब लिखी थी, बड़ी डिटेल किताब थी, पाकिस्तान द इंडिया फैक्टर। वो सुशांत सरीन के वालिद थे और उन्होंने एक इदारा भी कायम किया था, POT, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स। वो पाकिस्तानी अखबारात का तर्जुमा करते थे इंग्लिश में या हिंदी में, इसी तरह से बाकी रीजनल पेपर्स का। तो इस तरह के जो लोग हैं हमारे यहाँ कम है, और उन्होंने बड़े डिटेल्ड इंटरव्यूज किए थे, मुझे याद है फारूक लगारी और इस तरह के जो लोग थे उस वक्त, कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। फिर परवेज इकबाल चीमा, मेरे एक प्रोफेसर थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उनको एक इंडियन थिंक टैंक ने दावत दी कि आप हमारे यहाँ आएँ 1 साल के लिए। तो उनके दोस्तों ने कहा कि ना 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 चीमा साहब, ये काम ना करना वरना आप पे ठप्पा लग जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने वो इनकार कर दिया। उनको फिर कहा गया कि आप 6 महीने के लिए आ जाएं, उससे भी उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ। फिर 3 महीने की भी ऑफर की गई, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं इन रवैयों को? सर ये जो पॉइंट है ना, देखें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। जंग ग्रुप ने कितनी अमन की आशा का प्रोसेस शुरू किया, आई थिंक वहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया था। सो बहुत सारे ग्रुप हैं, HRCP हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बातें करते रहे हैं माजी में भी और अभी भी हैं, जो डायलॉग, हम भी तो बात कर रहे हैं यार अमन की। लेकिन अगर कोई हमसे बात करे और नफरत करे और प्रोवोकेटिव क्वेश्चन करे तो जारी बात है फिर आपको जवाब उस हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। सवाल ये नहीं है कि ऐसे लोग हैं या नहीं, सवाल ये है कि ये लोग कुछ कर भी सकते हैं, इनकी कोई वर्थ वैल्यू भी है कि नहीं है। सिर्फ बोलने कॉन्स्टिट्यूएंसी होने से क्या होता है? आप देखें ना, अब फॉर एग्जाम्पल, और अगर है भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है? असल में तो कंट्रीब्यूट करना होता है डिसीजन मेकर्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने, तो उस पर बात होनी चाहिए हमें। देखें फॉर एग्जाम्पल, आप हमें प्रॉब्लम है जी कि ओपिनियन मेकर्स होंगे, बोलने वाले लोग होंगे, बोलेंगे, माहौल बनेगा। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि आज अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो पब्लिक सड़कों पे नहीं निकलेगी। जमात इस्लामी की वो पावर नहीं रही जो माजी में वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे हुआ करते थे। पाकिस्तान के अंदर आज भी एपेटाइट है, बात की करने चाहते हैं, और हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी वो चीज़ है। सो इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे एक लार्जली उनके यहाँ माहौल थोड़ा सा होस्टाइल हुआ है, और वो होस्टाइल लार्जली मीडिया ने किया है। मुझे याद है, ये तो अभी की बात है, सुषमा स्वराज साहबा उस वक्त पाकिस्तान आना चाहती थी व्हेन शी वाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, तो LOC पे कुछ झड़पें हो गई और इंडियन मीडिया ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी आप क्यों जा रही हैं वहाँ पे, तो देखें उन्होंने हमारे सेना के लोग शहीद कर दिए, ये हो गया वो हो गया, तो वो नहीं आई थी। सो द क्वेश्चन हियर रिमेन्स कि पाकिस्तान के अंदर डिसीजन मेकर्स या पॉलिसी मेकर्स का एम्पावर्ड होना और उनका क्लियर हेडेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जैसी तैसी भी हमारी डेमोक्रेसीज हैं, जो भी है यहाँ पे, लेकिन एक एपेटाइट है लोगों के अंदर बात करने की, लोग बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अभी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब का इजलास हुआ तो वहाँ से सहाफ़ी आए, तो हमारी उनसे बड़ी मुलाकातें हुई, गपशप हुई, हम बड़े बगैर किसी इशू के बैठे, खाना खाए, चाय पी। तो मतलब देयर इज ऑलवेज अ डायलॉग चौर साहब, वो है। लेकिन असल मैटर तो करता पॉलिसी मेकर क्या कर रहे हैं या उनकी चीज है। तो चीमा साहब, फिर पॉलिसी मेकर्स की क्या है सोच, क्या है पाकिस्तान में? और इंडिया की मैं पूछूंगा अरविंद से, आप क्या कहते हैं? देखिए पाकिस्तान का पॉलिसी मेकर हो
या इंडिया का पॉलिसी मेकर हो, दोनों बहुत कुछ देख रहे होते हैं। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर इंडिया को देख रहे होते हैं। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तो कभी कभी ये लगता है चौर साहब, बड़ा एक पता नहीं कैसा आपको आर्गुमेंट लगे, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है ये भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है फॉर द पीस। ये भी जमहूरियत जो है ये पीस नहीं होने दे रही भारत और पाकिस्तान के बीच में। पूछे कैसे? आपको जी याद होगा कि जनरल बाजवा चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान में नॉर्मलाइजेशन हो, तो इमरान खान वीटो कर गए। और उस वक्त शीरी मजारी, शाह शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी दे इमर्ज्ड एज द हॉक्स। उन्होंने कहा जनाब आज अगर आपने भारत से डायलॉग शुरू हो गया तो इमरान खान साहब आप तो पॉपुलर अनपॉपुलर हो जाएंगे, और ये इस्टेब्लिशमेंट आपको इस्तेमाल करना चाहती है भारत से नॉर्मलाइज करने के लिए। उधर इंडिया में देखें तो इंडिया में साल में 3-4 तो इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो वो सिचुएशन तो वहां पे भी गर्म रहती है। मिसाल के तौर पे अभी आजकल दोबारा इंडिया में नैरेटिव शुरू हो गया है कि जी वो मैं देख रहा था कल परसों जो इंडिया की हैं, आज मैं देख रहा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और 4 दिन पहले अजीत डोवल साहब जो हैं वो कह रहे थे जी पाकिस्तान ने हमारा 0 नुकसान हुआ है, यानी कि हमारा नुकसान ही कोई नहीं हुआ, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका, शीशा भी नहीं टूटा। हालांकि उनके जो फौज के स्पोक्स पर्सन है वो कहते रहे फला फला जगह पे इनका हमारा डैमेज भी हुआ, हमारे इक्विपमेंट को भी नुकसान हुआ, हमारे बंदे भी नुकसान, हमें डैमेज सस्टेन किए। लेकिन 2 माह बाद वो नैरेटिव इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, और वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे बारे में। तो ये अब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने नैरेटिव फ्रेमिंग करनी होती है, तो मुझे ऐसे लगता है चौर साहब ये कई दफा जो जमहूरी लोग हैं वो अपने, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कुछ ऐसा अनपॉपुलर काम किया तो हम शायद अपनी वो स्पेस खत्म हो जाएगी। तो मुझे तो ये भी एक प्रॉब्लम लगता है। सो यहाँ पे क्लैरिटी थी और अभी भी है। पिछली आपको याद होगा इमरान खान जल बाजवा के दौर में उन्होंने बहुत कोशिश की और अक्रॉस द बोर्ड कोशिश की। आपको याद होगा 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान ने किया। उसके अलावा भी बहुत सारी प्लानिंग्स होती रहीं, लेकिन वो किसी बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जारी बात है, अब पाकिस्तान भी एक चीज़ नोट कर रहा है कि शायद इंडिया के अंदर एपिटाइट नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की सिचुएशन है। अरविंद, आप कैसे देखते हैं चीमा साहब के आर्ग्यूमेंट्स को? ये जो बेल है, पीस वाली बेल, ये क्यों मंडे नहीं चढ़ती, बीच में ही टूट जाती है? जी, मैं चीमा साहब की बहुत सी बातों के ऊपर इत्तेफाक नहीं रखता। मसलन कि जैसे चीमा साहब ने कहा कि देखें जी, अमन की आशा वालों के तो बेचारों के हाथ में ही क्या है, आम बंदा हम और आप बैठ के अमन की बात कर भी लें तो उससे क्या कुछ निकलना है। असल में तो पॉलिसी मेकर जो हैं उनका फैसला मैटर करता है, वो कैसा सोचते हैं, वो क्या करते हैं, दैट मैटर्स। अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कौन करते हैं। इन्फ्लुएंस करने वालों में जो नैरेटिव जो लोग शेप कर रहे हैं, जो डोमिनेंट नैरेटिव जिनके हाथ में है, वो हॉक्स हैं ज्यादातर। वो ऐसे लोग हैं कि जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, अगर मैं और आप बैठकर अमन की बात करें तो मुमकिन है कि 10 बंदा नहीं होगा हमें देखने वाला, लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ें, जो कि ट्रेंड है पिछले 7-8 साल से, तो लोगों ने कहना वाह अभी वाह हमारा शेर जीत गया, वो कहता है जी हमारा बंदा जीत गया, ठीक है। और वो समझते हैं कि यही असल में नैरेटिव है। अच्छा, यही चीज फिर ट्रांसलेट होके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमें दिखाई देती है। अब ये जो रिसेंट अटैक हुआ पहलगाम का, जिसके अंदर 26 बेगुनाहों का कत्ल किया गया, वो 4-5 दहशतगर्दों की तरफ से, अगर मैं हुकूमत का नुमाइंदा होता हिंदुस्तान में तो मैं ये कहता कि हम मीडिया को और तमाम सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म को ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी है, हम ये इस्टेब्लिश करेंगे, पूरी तह तक जाएंगे कि ये अटैक किसने करवाया है, कौन वो लोग हैं जो इसमें मुलव्वज़ है, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो आपके सामने हकायक रखेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान 2-3 हफ्ते का टाइम लेता, उसके बाद में पूरे सबूतों के बेसिस के ऊपर अगर हुकूमत इंडिया की कोई पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक भी करना चाहती है तो वो भी उनका प्रेरोगेटिव है। मैं उनको नहीं कह सकता भाई, उनको आवाम ने वोट दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं। आई लीव दैट टू देयर साउंड जजमेंट।
लेकिन ये है कि मैं इसको इस तरह से ज़रूर करता कि क्योंकि हमारा जो मीडिया था, उसका जो किरदार था, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना था। उस वजह से हमारी बड़ी जो है इंसल्ट भी हुई है। जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था हमारे मीडिया में कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है और देखें जी ये हो गया है, ये शहर तबाह हो गया, फलां सिपह-सलार जो है उसको वो पता नहीं मुल्क छोड़ के भाग गया है, कोई कह रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये चीजें जो होती है ना बड़ी एम्बैरेसिंग होती है। अब वो इवेंट तो आपका चला गया, लेकिन उस पे जो मीम्स बनती हैं, जो रिपोर्टिंग होती है, वो साल डेढ़ साल तक शर्मिंदगी का बायस होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो नैरेटिव शेप करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही इमैच्योर हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि भाई आपके इन एक्शन से हो सकता है दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से एस्केलेशन लैडर के ऊपर इतना आगे चले जाएं कि जहां से लौट के वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाए। और चौधरी साहब जो कुछ हुआ वो हमने ना सिर्फ मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, बल्कि मैंने तो अपने घर वालों से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात भी की और हर किसी ने यही कहा कि इंतहाई खौफनाक वो सिचुएशन थी कि आपका आसमान जो है वो आग उगल रहा था, मिसाइलें नीचे आके गिर रही थी। तो ऑल एंड ऑल एक बड़ी ही एक लोगों में ये कहें कि वॉर मॉन्गरिंग की गई पाकिस्तान के खिलाफ, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई बाद में। बट ये सारी जो चीजें हुई हैं इसको अवॉइड किया जा सकता था। आज का जो हमारा मौजू है कि क्या पीस जो है वो पॉसिबल है या नहीं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि माजी में ना जाके और आगे की तरफ देखने की कोशिश करूं। जी चीमा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और अरविंद ने कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म भी किया, तो अगर हम कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म करें तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या हमने कोई गलती की स्कर्मिशेस के दौरान? देखिए, पहली बात तो ये है कि अरविंद भाई ने जो बात की है ना, मैं समझता हूं कि पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट फीड मीडिया। मीडिया को कहां से पैसा मिलता है? वाई मीडिया गेट्स हॉक? मुझे ये बताएं, मीडिया क्यों हॉक होता है? जहां से पैसा मिलेगा उसकी डिमांड पे होता है। अब इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया, दोनों को पैसा गवर्नमेंट देती है। इनके पास तो कितना प्राइवेट सेक्टर है जो इनको पैसा देता है। मुझे ये बताएं, सारा दिन तो मीडिया गवर्नमेंट की पीआर के काम कर रहा है। आप पकड़ लें इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, मैं पाकिस्तानी मीडिया भी ऐड कर लेता हूं साथ। मुझे ये बताएं, आप रिपब्लिक टीवी पे चले जाएं, सीएनएन पे चले जाएं, इंडिया टुडे पे चले जाएं, टाइम्स नाउ पे चले जाएं, हिंदी चैनल्स इंडिया की पूरी की एक लाइन लेंथ है उस पे चले जाएं, उनको पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट से आता है। और मुझे खौफ ये है शकील साहब कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे दिया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको, मीडिया को, कि अब उनको इस चीज की समझ नहीं है कि अगर आप ये पैसा देना बंद कर देंगे उस मीडिया को तो मीडिया वापस गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने, और दूसरी बात यह है, एक नैरेटिव हुकूमत ने मीडिया से चलवाया और अवाम अब चार्ज हो गई है। अब अवाम को आप कहें मैंने यू टर्न लेना है और पाकिस्तान से बात करनी है, तो कैसे होगी? मुझे बताएं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि इस वक्त भारत का जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको फीड किया गया है, वो नैरेटिव बनाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आजकल मैं आपको एक लीड दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा अरविंद भाई और आप भी। अब एंटी अमेरिकनिज्म एंड एंटी वेस्ट की लीड इंडिया में शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या है आप देख लें। अब कल रात उन्होंने, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं क्योंकि इंडिया तेल लेता है रशिया से। उससे पहले वो जो क्या नाम था उसका, अमेरिकी सेनेटर कहते हैं हम जो है 500% टैरिफ लगाएंगे इंडिया और चाइना के ऊपर। तो अब इंडिया के अंदर आपने देखा कि कभी झंडे जलाए गए हों अमेरिका के? वही हम तो चलो समझ आए, मुसलमान है, हमारे तो मसले रहे हैं अमेरिका के साथ, दिस दैट। इंडिया तो जब डालता है, वहां पे क्यों झंडे जलाए गए? अब उन्होंने, अब वहां पे एक लीड मीडिया के अंदर ट्रंप और उसकी पॉलिसीज और सारा वो शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मीडिया कोई वो जिसे कहते हैं मुंह में चूसनी डाली है, उसको पता कुछ नहीं है और वो सारा टाइम हुकूमत की बातें फॉलो कर रहे थे। लार्जली
लार्जली। अब मुझे ये बताएं कि कांग्रेस चीफ बार बार क्या कहते हैं मीडिया को, जो इंडिया के कांग्रेस के वो हैं राहुल गांधी साहब, उनके बारे में यही है ना कि वो कहते हैं कि यार आप तो कॉम्प्रोमाइज है, मीडिया को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज है। मैं नहीं नाम लेना चाहता कि उनका क्या नाम है वहां भी है क्या चीज है। सो मुझे लगता है सेम इज हियर, जब भी पाकिस्तानी मीडिया को फोन आता है वो वही लाइनें बोलना शुरू कर देते हैं। सो मीडिया को छोड़ दें। मैं इसीलिए कहता हूं पॉलिसी मेकर के दिमाग में क्या है, और पॉलिसी मेकर फिक्स हो गया है मैं अगले 5 साल रहना है, और 5 साल रहने के लिए जो जो होगा वो करेंगे। अच्छा चीमा साहब, मीडिया को जैसे आपने कहा हम छोड़ देते हैं, किसी डिसीजन मेकर से, किसी पॉलिसी मेकर से अगर आप पाकिस्तान में पूछें, आर्मी चीफ से पूछें, प्राइम मिनिस्टर से पूछें, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से पूछें, तो वो यही कहेंगे हम ये अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बस कश्मीर का मसला हल कर दें। तो इस पे जो है आपके ख्याल में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम दैट पाकिस्तान वांट्स, और क्या हमारे यहाँ क्लैरिटी है, कोई इस पे नॉलेज है लोगों को कि कश्मीर का इशू क्या है, उसका क्या प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या हो सकता है? चौर साहब, कश्मीर के इशू को डिस्कस किए बगैर भी बहुत सारी भारत और पाकिस्तान की बातें हुई हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है वो कश्मीर के इशू के बगैर ही हुआ है ना भाई। सो बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए ना चौर साहब, कल जयशंकर साहब चाइना में थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट वहां पर दी? उन्होंने कहा जी वी लुक फॉरवर्ड दैट the countries will respect the territorial integrity and sovereignty of member states. इंडिया अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी की डिमांड किससे कर रहा है? चाइना से। लेकिन साथ कह रहा है मैं 125 अरब डॉलर का कारोबार भी करना है, और कहते हैं हाँ हमने डिफरेंसेस ठीक करने हैं, हमें बात करनी है, हमें आगे की तरफ जाना है, हम स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। ये अल्फाज है जयशंकर साहब के। जब पाकिस्तान की बात आएगी कहते ने गल ही नहीं करनी, पूछो ही ना, टुरना ही नहीं अगे, ऐसी दी तैसी, कश्मीर वापस करो, इंज कर देंगे, फड़ लेंगे, मार देंगे, खिंच देंगे, कर देंगे, पीछा कर देंगे, ऐ तो गल होंगी। सो उन इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि राइट नाउ क्या करना चाहिए। कोई इस वक्त वो नहीं। वहां भी ये बात चल रही है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज था, डिस्टेबलाइज था, इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, देन इंसर्जेंसीज हैं। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू स्टेबलाइज पाकिस्तान। अभी इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान तो नॉर्मलाइजेशन के पाथ पे चल पड़ेगा। तो इंडिया ये समझता है कि दिस इज अ मोमेंट कि हमें अपने तमाम चीजें जो हैं उनको हाथ पे हाथ धर लेने चाहिए, एंड बस देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की कमजोरी क्या है कि वी कैन नॉट ऑफर इंडिया एनी इकोनॉमिक इंसेंटिव द वे चाइनीज कैन ऑफर। हमारे पास वो बिजनेस नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इंडिया के लोगों को हम ऑफर कर सके। हालांकि अगर ट्रेड हो तो बॉर्डर पे या ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत कारोबार कर सकें, शायद अच्छी बड़ी पोटेंशियल है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा हुआ है कि पता नहीं 30-40 अरब डॉलर तक दोनों मुल्क जा सकते हैं, लेकिन वो फिर वो जैसे कहते हैं ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस। आप वो सुने, वो भगवत मान जो है इंडिया का वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है आजकल। तो वो मेरा इज बिकम, मुझे तो उनका पहले पता ही नहीं था, मैंने भी रिसेंटली उनको सुना है। तो वो तो बड़ा मज़ाहिया बंदा है और बड़ी बातें चाहते हैं, शुगल मुगल भी लगा लेते हैं। तो द पॉइंट इज के मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया हमारे साथ बात नहीं करेगा डिस्पाइट हमारे साथ जितने मर्जी मसले हैं। चाइना के साथ बात करेगा और उसको कहता है कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें। हमें कहता है ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं, आ रहा है साढ़े हमले, आ रहा है मिसाइल, आ रहा है बम मारांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ चुक देंगे, फाड़ लांगे, दहशत गर्द ए जे सारी पॉलिसी इत्थे शकील चौर साहब तुसी बड़ा किरदार अदा कर सकते हो सर, करो। थैंक यू। अच्छा चीमा साहब, कश्मीर को एक साइड पे रख के कौन सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं? वैसे तो आप देखिए पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं वो यही कहते हैं जी कोर इशू कश्मीर है, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा अमन नहीं हो सकता इस खित्ते में, और ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो हाउ कैन वी पुट इट असाइड? क्या इसको बैक बर्नर पे रख देना चाहिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए? सर मैं कहता हूं पहले और चीजें डिस्कस करें। कश्मीर 4 साल बाद कर लेंगे, 5 साल बाद कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे, पहले नॉर्मलाइजेशन तो हो ना। देखें असल में तो चीजें नॉर्मलाइज हैं। देखें अगर कोई पाकिस्तान का लीडर जा कहता नहीं मैं आज पहले कश्मीर करना है और बाकी चीजें बाद में करनी है, तो ये बेवकूफी होगी। मैं तो इसको सब्सक्राइब नहीं करूंगा इस थ्योरी को। हाँ कोई कहेगा जी बॉर्डर पे कोई मार्केट्स खोलें, कुछ स्लोली कारोबार की बात हो, वहां पे लोगों को आने जाने दिया जाए, थोड़ा सा वीजा रजीम को ऑन किया जाए, ये चीजें
ये पहले तो ये चीजें होनी चाहिए, एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, फिर जाके आप बहुत सारी चीजें कहते हैं और बहुत सारी एपेटाइट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नफरत में इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है चौर साहब, ये बातें अब ये कुछ भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि कश्मीर इशू इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, लेकिन नॉट के जी हम हर चीज को इसके वो रख दें इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये भी डिस्कस होना ही है। ये आज देखें, एक वक्त था कि पाकिस्तान की लीडरशिप तैयार थी बात करने के लिए, आए हर इशू में बात करते हैं। अब इंडिया कहता है जी हमने नहीं करनी, ठीक है, तो अब पाकिस्तान भी कहता है नहीं करना यार, ना करो। पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया ना, पाकिस्तान नए ब्लॉक बना रहा है, चीजें कर रहा है, सार्क को इंडिया ने डिसफंक्शनल कर दिया अपनी। अब जयशंकर साहब हैं, वो दुनिया जब चाइना से मिलते हैं तो कहते हैं देयर शुड बी मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया। जब साउथ एशिया में आते हैं तो कहते हैं नहीं, यहाँ पे हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है। सो ये जो मिसाल के तौर पे जब मोहम्मद यूनुस ने कहा इंडिया को यार वो हमारी सीना वाजिद वापस करो या उसे चुप ही कराओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो डेमोक्रेसी है, सोशल मीडिया, हम उसको नहीं रोक सकते। सो पॉइंट ये है कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्लास है वो बैठी हुई है 25-30 साल का मॉडल दिमाग में रख के, तो वो 25-30 साल के हिसाब से चीजें ही डिसाइड होनी है चौर साहब। ये 25-30 साल का मॉडल इंडिया में डिस्कस हो रहा है, और वहां पे वो अभी वो क्या नाम है उनका, मोहन भगवत साहब जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने कहा है कि लीडर शुड रिटायर्ड एट 75। मोदी साहब तो नहीं होंगे रिटायर कभी भी, वो कहते मैं फिट, ठीक है। तो अब बातें कन्वर्सेशन शुरू हो गई है ना, तो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू लुक। कश्मीर इशू इज इंपॉर्टेंट, बट पहले बहुत कुछ और है, पहले वो डिस्कस होना चाहिए। हम इसको वी कैन कीप इट द लास्ट इशू आई थिंक इन माय असेसमेंट। अच्छा अरविंद, मेरा ख्याल है चीमा साहब ने बड़ी अहम बात की कि कश्मीर को हम कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पे रख सकते हैं। तो एक वक्त था कि जनरल मुशर्रफ ने एक दफा बयान दे दिया था कि जी कश्मीर अगर इशू नहीं डिस्कस होगा तो हम कोई इशू डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इस चेंज को, और आपके ख्याल में क्या प्रैक्टिकल रियलिस्टिक सोल्यूशन है कश्मीर का? क्या वो जो फार्मूला था जनरल बाजवा ने जो तय किया था इंडियंस के साथ कि 20 साल के लिए इसको फ्रीज कर दें और ट्रेड रिलेशन, स्पोर्ट्स रिलेशन उनको रिस्टोर कर दिया जाए, डज दैट मेक सेंस टू यू? जी, अच्छा कि आपने सवाल भी पूछ लिया और उसका जवाब भी खुद ही दे दिया, वरना जनरल मुशर्रफ की बात तो बड़ी पुरानी लगती है अब। मैं तो जनरल बाजवा की जो जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी है, मैं तो वो कोट करने वाला था कि कहाँ तो आप जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे मसला कश्मीर को फ्रीज करें फॉर अ कपल ऑफ डेकेड्स, चलें आगे बढ़ते हैं। तो नए आर्मी चीफ के आते ही सब कुछ तब्दील हो गया। जियो इकोनॉमिक्स उनके मुंह से एक दफा नहीं सुना मैंने आज तक, आपने सुना हो तो बता दें। जनरल बाजवा की जबान से कश्मीर इतना नहीं सुना, और ये जो साहब आए हैं ये कश्मीर के सिवा कोई बात नहीं करते। अब ये आए और आते ही इन्होंने दो कौमी नजरिए पे जो स्पीच दी, तो भाई पाकिस्तान में कौन सी दो कौमें आबाद हैं आज? 98% तो मुसलमान हैं आप सारे के सारे, 2% कोई है भी माइनॉरिटी, तो वो तो आटे में नमक के बराबर हैं। तो क्या हमें नहीं पता कि वो बात किसकी कर रहे हैं और कहाँ पर ये अपना पैगाम देना चाहते हैं? और फिर उसके बाद जब वहां उससे दाल नहीं गली तो फिर वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने मजहब पूछ कर ही फिर अटैक किया, ठीक है, यही हुआ। और उसके बाद भी देखें हिंदू मुसलमानों में हिंदुस्तान में तो कोई फसाद नहीं हुए। मुमकिन है, वो मुमकिन क्या है, 100% मैं तो ये मानता हूं, और हमारी प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर भी ये बात कही गई थी कि मजहब पूछ के और मारने का और क्या मकसद था सिवाय इसके कि हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे का एतमाद खो दें। तो वैसे वो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एतमाद कम करने के लिए हमारे सियासतदान भी कोई कसर नहीं छोड़े हुए। लेट मी ऑल्सो ऐड दैट, पाकिस्तान को मैं ब्लेम करूंगा आई फॉर श्योर अगर वहां से कोई इस तरह का बयान आएगा, मगर हमारे अपने हुक्मरान भी पीछे नहीं है। इंसान को ना यार दयानतदारी के साथ बात करनी चाहिए, ईमानदारी दिखा के बात करें तो बात करने का मजा भी आए, ठीक है। अब वो हमारे एक एमपी के जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं या पता नहीं जो भी हैं, बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बयान दिया कि जी हमने आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से जवाब दिलवाया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, उस पर इंक्वायरी हो रही है। वो बंदा इंक्वायरी क्या होनी है वो 10 बार उसकी वजाहत दे चुका है, माफी मांग चुका है। तो जिस बंदे का बयान सामने हो सबके, जो माफी सबके सामने मांग रहा हो, बीजेपी को यह काम करना चाहिए था कि उसको पार्टी से फारिग करते, उसको ओहदे से फारिग करते, एक मैसेज जाता।
एक मैसेज जाता तो फिर इंडिया के अंदर फिर तो हम कहते हाँ भाई कोई बाहर का बंदा है जो आग लगाना चाहता है, लेकिन हम जो है ना हमने हम हमारा एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि हमने नहीं वो आग लगने दी। तो आप खुद भी उसको लीड कर सकते हैं कि कोई भी बंदा इररेस्पेक्टिव ऑफ वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी फर्द अगर कम्युनल बयान दे तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ हुकूमत का एक्शन होना चाहिए, जो कि इस मामले में कम से कम होते हुए नहीं दिखाई दिया। यहां पर तो हुकूमत चाहती हमारी तो एक बेमिसाल नजीर पेश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जहां तक सवाल है कि यहां से मैं फिर लौट के ही आऊंगा, बिकॉज मैं फिक्सेटेड हूं इस टॉपिक के साथ में जो आप आज लेकर आए हैं कि यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए। इन द एंड आई वुड से कि आप आज कर लें कोशिश, 10 साल बाद कर लें, 100 साल बाद कर लें, एक रीजन जो कि मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में रहता है उसके लिए अपने आवाम का वेलफेयर का सोचना भी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। उस पर इंप्लीमेंट करना तो छोड़ दें आप, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस रीजन के अंदर चाइना एक पार है। जयशंकर साहब की जो रिकंसिलिएशन की अप्रोच जिसका हवाला चीमा साहब ने दिया अभी, वो कहीं ना कहीं पे एक ऐसी सोच को रिफ्लेक्ट करती है कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा मुल्क है, और हम इनसे बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ पे ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेड उनकी हमारे यहाँ पर आती है, मोर देन $100 बिलियन का तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। तो हमें उनको एंटेगनाइज नहीं करना चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो बात हो रही है इन दिनों कि चाइना से कहा जा रहा है कि जी आप उन पे बैन ना लगाएं, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एंड ऑल। तो बात यह है कि इंडिया की अगर ये अप्रोच है भी, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट, सिंपली बिकॉज हमारे अंदर ये सेंस प्रिवेल करता है कि चाइना इज अ बिग इकोनॉमी एंड वी कांट अफोर्ड टू टेक अ फाइट विद देम। सो सिमिलरली मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जब बात आती है तो इंडिया इज ऑल्सो अ बिगर इकोनॉमी। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी 78 सालाना जो पॉलिसी है हिंदुस्तान के मुतालिक उस पर थोड़ी नजरसानी करे, वो भी थोड़ी सी लचक दिखाए। कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तैयार होती है तो सिविल क़यादत पीछे हट जाती है, कभी सिविलियन हुकूमत कुछ करना चाहती है तो फौज नहीं करने देती। एक पॉलिसी लेकर आए हिंदुस्तान के मुतालिक। ये मैं दिल पर हाथ रख के आपको मोदी साहब के हवाले से भी कह सकता हूं कि ही इज अ पीस लविंग पर्सन एंड सो आर 140 करोड़ इंडियंस। हम रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन उस पॉलिसी को आपके यहां से कोई भी शख्स या कोई भी तंजीम डिरेल ना कर सके, जो कि माजी में हम देखते आए हैं कि जब भी हमारे दरमियान कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होने लगता है तो जी चंद ऐसे जो हैं दहशतगर्द ग्रुप्स वो खड़े होते हैं, उस सारे किए कराए पे पानी फेर देते हैं। सो अब हिंदुस्तान के अंदर पॉलिसी यही है कि दीज पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट पीस। अगर ये पीस के बारे में सीरियस होते तो इनकी पॉलिसी के अंदर भी कुछ रिफ्लेक्ट करता। सेइंग दैट आई ऑल्सो बिलीव कि इंडिया के अंदर भी दिन ब दिन पीस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी कम होती जा रही है, लेकिन आप जैसा मैंने कहा देर सवेर आपको जाना उस तरफ ही है। आज की जदीद मईशत जो है उसके तकाजे ही कुछ और हैं। हमारे लोगों को बेचारों को एजुकेट करने की जरूरत है भाई कि हमारे सामने किस नौयत के चैलेंजेस आने वाले हैं। अच्छा चीमा साहब, अरविंद ने तो अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म का जो है वो रोल अदा कर दिया, तो हम क्या सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं? पहलगाम की उन्होंने बात की कि इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करके फिर बयान देना चाहिए था, फिर जो भी करना था बाद में करना चाहिए था। अच्छा, हमारे यहाँ जो इस पे रवैया बना पहलगाम पे, फौरन ये कह दिया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जलील अब्बास जिलानी साहब का, इवन हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा झूठा ड्रामा रचाया इंडिया ने। बाकी लोगों ने भी, डिफेंस मिनिस्टर ने भी, और मेरे ख्याल ISPR के चीफ ने भी ये इस तरह की बात की। तो सर ये दूसरी पार्टी के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है?
मतलब हमारे यहाँ पेशावर में वो स्टूडेंट्स पे जो अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, तो क्या इंडिया ने कहा था ये जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या जाफर एक्सप्रेस पे या खुशदार के वाक़े पे उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, बल्कि हमने फौरन ये कह दिया था कि जी ये जाफर एक्सप्रेस भी इंडिया ने करवाया है, खुशदार भी इंडिया ने करवाया है और आर्मी पब्लिक स्कूल भी इंडिया ने करवाया। और हम इंडिया पे ब्लेम ये लगाते हैं कि उन्होंने एविडेंस नहीं दी। क्या हमने कोई एविडेंस दी? क्या इंटरनेशनल मीडिया में, किसी भी मुल्क के मीडिया में, इवन चाइना के मीडिया में ये कहा गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? सब ने कंडेम किया एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। देखिए चौर साहब, पहली बात तो ये है कि जो पहलगाम हुआ दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड मस्ट बी कंडेम्ड एट द हाईएस्ट लेवल एंड इट हैज बीन कंडेम्ड बाय ऑल। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इंडिया जो पाकिस्तान के बारे में कह रहा है जी कि ये इसको फॉल्स फ्लैग कहता है, क्यों पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग कहता है? इसकी कोई लॉजिक होगी, कोई पाकिस्तान के पीछे इसके रैशनल क्या है? पाकिस्तान ये समझता है कि देयर इज ए पीस, काम, एवरीथिंग इज मम, कुछ भी नहीं हो रहा इंडिया के अंदर। ठीक है जी। एक वाकया हुआ 2019 में पुलवामा, एक वाकया हुआ 2025 में, 5 साल 6 साल बाद। जो 2019 में हुआ, हु वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द एंटायर एपिसोड? उसके बाद आपको याद होगा कि जो एयरफोर्स के जो इंडिया के ऑफिसर जो थे, उनका नाम था अभिनंदन साहब। क्या अभिनंदन साहब की तस्वीरें बीजेपी ने अपने इलेक्शन पोस्टर्स पे नहीं छापी? क्या उसको अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के लिए इस्तेमाल? ये इंडिया के अंदर आप गवर्नर, वो कश्मीर के गवर्नर से पूछे जाके, क्या नाम था, सत्यपाल साहब, मैं तो नहीं कह रहा, दिस इज नॉट फॉरगेट, मुझे तो छोड़ दें, मेरी बात की तो वैल्यू कोई ना समझे आप। सत्यपाल ने क्या कहा था जो गवर्नर ने कश्मीर के, कि मैंने इनको कहा था कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पता नहीं बाय एयर जहाज मुझसे ले लें या क्या कर लें। आई फॉरगॉट द स्टोरी। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगेन इंडिया की इतनी बड़ी मशीनरी है, क्या एक बंदा भी द परपेट्रेटर, फाइनेंसर, सपोर्टर कोई मीडिया में लेके आए हैं जो पहलगाम में हुआ? एक भी? देयर इज कोई बंदा एक आ जाए और उसका कोई लिंक एस्टैब्लिश हो जाए और कहें जी ये पाकिस्तान की है? बल्कि मैं तो एक मेजर साहब के, कर्नल साहब थे इंडिया के, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की एसएसजी कर रही थी। एएनआई पे सुमिता प्रकाश का इंटरव्यू अभी थोड़े दिन पहले, आप जाके उनके पॉडकास्ट में देखें, उन कर्नल साहब ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की एसएसजी है। इंडियन आर्मी चीफ ने सुमिता प्रकाश के शो में कहा कि हमने रिसेंटली पाकिस्तानी एसएसजी का बंदा मारा है कश्मीर में। वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर एसएसजी के बंदे मौजूद हैं जो करते हैं। सवाल ये है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर ये बात फिक्स हो गई है शकील साहब कि इंडिया के अंदर ये 4-5 साल बाद ऑपरेशन इस तरह होता है कि ये एक्टर्स मौजूद हैं, इनको लूज किया जाता है, दे ट्राई टू ऑपरेट, उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, वो अपना एक्शन करते हैं। द एक्टर्स आर प्रेजेंट देयर। ये इस तरह के जो ग्रुप हैं ये प्रेजेंट हैं, ये आज नहीं पहले भी थे, ये प्रेजेंट हैं। इन पे चेक एंड बैलेंस कम कर दिया जाता है फॉर सम टाइम, उनकी मूवमेंट, उनको कुछ नहीं पूछा जाता, वो कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी को अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो समहाउ कहीं ना कहीं पे ये एक लूज माहौल बना दिया जाता है कि वो लोग इस तरह की करें। दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सारे जो फौजी हैं वो कश्मीर से उठा के चाइना के बॉर्डर पे लगा दिए हैं और लॉ इन्फोर्समेंट को भी थोड़ा सा लूज किया है। तो द चैलेंज इज विद इन कश्मीर। इंडिया अगर फॉर एग्जाम्पल उनके घर तक तोड़ सकता है, उनको इतना कुछ उन्होंने किया, जिसपे इंडिया के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप फर्क ही नहीं महसूस कर रहे कि कौन मिलिटेंट है कौन मिलिटेंट नहीं है, हर जिसका दिल करता है आप घर तोड़ देते हैं। वो मैडम जो हैं वो एक और उन्होंने भी कहा। सो हमारा यहाँ पे, मुझे जो जाती तौर पे, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन बट आई थिंक कि ऐसे एक्टर्स मौजूद होते हैं, इनको पता होता है, उनके ऊपर चीजें थोड़ी लूज कर दी जाती हैं, वो अपनी चीजें ऑपरेट करते हैं एंड देन दे बिकम्स अ स्टोरी और इसको पकड़ के देखिए। पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान देख लें या जहाँ केपी में हो रहा है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। इस पे क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके क्रेडिट लेती है कि हमने फलां चीज की?
बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज बन जाता है। इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि जब ये किस तरह का वाकया होता है तो उसके बाद पॉलिटिकल इंसेंटिव इस्तेमाल होते हैं, वो हॉकिशनेस, वो मुआशरे के अंदर, जैसे जो दिलजीत दोसांझ की मैं वीडियो देख रहा था, वो इंडियन चीफ मिनिस्टर की मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा यार वो दिलजीत की वीडियो को बैन कर दिया गया, क्यों कि वो एक मूवी पहले रिकॉर्ड हुई थी इस घटना से पहले, जो पहलगाम वाली भी, लेकिन उसने कहा जी तुमने क्यों लेके आ रहे हो, तुम गद्दार हो, तुम सरदार हो, तुम गद्दार हो। मैं अभी उनको चीफ मिनिस्टर साहब को सुन रहा था। सो पॉइंट यहाँ पे ये है, मुझे लगता है कि इंडियन डीप स्टेट या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी पूरी असेसमेंट होती है, उनको सारा पता होता है बंदे बंदे का। देखिए पिछले इतने सालों में 5-5 साल को, 4-4 साल, 10-6 साल को बड़ा वाकया नहीं होता, एंड देन ऑल एब्सोल्यूट। और पाकिस्तान इसको लिंक कैसे करता है चौड़ साहब? इंडिया के अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोदी साहब सऊदी अरेबिया हैं, वाकया कहाँ होता है? कश्मीर में। देखिएगा, दिस इज व्हाट पाकिस्तान का ये वर्जन है। वाइस प्रेसिडेंट आप अमेरिका अपनी बात करें चौधरी साहब, मैं इनसे यही कहूंगा, आप छोड़े पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान तो हमें पता है, पाकिस्तान सुनना हो तो आप न्यूज चैनल खोल के मैं देख लूं और आप देख लें इंडियन वर्जन। मैंने तो अपनी बात की है, चीमा साहब आप अपनी बात करें। देखें चौधरी साहब, सर मुझे बात मैं कर लो कंप्लीट या ना रहने दो? नहीं आप कर लें। नहीं, जैसे आप कहते हैं, मुझे कोई प्लीज कंप्लीट करें जी। जी। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो पॉइंट है कि जो वीपी इंडिया के अंदर हो, मोदी साहब साउथ अफ्रीका के अंदर हो, कश्मीर में इंसिडेंट हो जिसको सारे कंडेम करते हैं, तो इसकी जो ऑप्टिक्स बनती हैं, पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा होता है कि ये ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स का फायदा लिया जाता है। और वो क्या था, इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर लूं कि क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान, या जिस तरह कश्मीर के इशू में वो पाकिस्तान और भारत को जिस एंगल से देख रहे थे, तो इंडिया ये अमेरिका को बताना चाहता था हम आपके पार्टनर हैं, हम आपके कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और देखें ये एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, ये हमारे साथ क्या कर रहा है, इसको इस लेंस से देखा जाए कि ये टेररिज्म करवाता है। सो दैट इज व्हाट असेसमेंट इज हियर। चीमा साहब, मैं आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आप ये समझते हैं, बीइंग अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते, अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की, उन्होंने कह दिया जी इसका तो ताल्लुक देपालपुर से है, यहां से है। आज भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। तो सर दूसरी बात जो है ना, वो मैं जानना चाह रहा था कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने पहलगाम करवाया, 25-26 जो हिंदू मरवाए वो मोदी गवर्नमेंट ने मरवाए? वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेट्स नॉट मिन्स आवर वर्ड्स। इफ वी बिलीव कि उन्होंने मरवाए, हमें कहना चाहिए। और सर आपने कहा कि हमारे लोगों ने कंडेम किया इसको। सर ये कंडेम करना नहीं होता जब आप ये कहते हो कि तुमने खुद किया है। आप मोहल्ले में कोई कत्ल हो जाए और आप ये कहते फिरें कि घर वालों ने खुद करवाया है, दिस इज नॉट कंडेमनेशन, यू आर कंडेमिंग द होल हाउस होल्ड। उस मुल्क को आप कंडेम कर रहे हैं। सर देखिए ना, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस? आप जब ये कहते हैं, सुजीवा साहब सुन लीजिए, कि उन्होंने खुद किया है, तो फिर आप उस मुल्क को कंडेम कर रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को कंडेम कर रहे हैं कि तुमने खुद अपने बंदे मरवाए हैं। सो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट, वी कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। मैं चौड़ साहब बड़ा क्लियर हूं, आपने शायद सुना नहीं है। मैं इतना क्लियर हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कंडेम हुआ है वो इंसिडेंट हुआ है, वो किसने किया, क्या हुआ, वो एक सेपरेट सवाल है। वो फॉर एग्जांपल आप ले लें इंडियन गवर्नमेंट ने कराया, वो ले लें पाकिस्तान ने कराया, वो ले लें टेररिस्ट ने किया है, जिसने भी किया वो एक सेपरेट सवाल है। लेकिन इंसिडेंट को कंडेम करना इज अ डिफरेंट थिंग, किया किसने उसके ऊपर सेकंड बात होगी। लेकिन दो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसका परपेट्रेटर कोई भी हो सकता है, उसकी पहले बात हो रही है। सो इमीडिएटली द एक्ट ऑफ टेरर इज कंडेम्ड, वो किसने किया वो हमने बाद में स्टैब्लिश करना है। सो आपने खुद ही फैसला कर लिया चौड़ साहब कि आप भारत को जो कंडेम कर रहे हैं,
हम देखें, वो एक सेपरेट सवाल है। इंसिडेंट को कंडेम करना अलहदा चीज है, उसका परपिट्रेटर पाकिस्तान हो सकता है, कश्मीरी हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है, डीप स्टेट हो सकती है, कोई, वो एक सेपरेट सवाल है। लेकिन इमीडिएटली इंसिडेंट को कंडेम करना इज इंपॉर्टेंट, दैट दिस फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं चौर साहब, देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ये महसूस करता है कि ऐसे इंसिडेंट्स का फायदा उठाया जाता है पॉलिटिकल। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, होता क्या है, करते कैसे हैं? करते ये हैं कि इनको पता होता है ग्रुप्स कहां कहां मौजूद हैं, उनको लूज कर दिया जाता है, और वो ग्रुप्स तलाश में होते हैं कुछ एक्टिविटी करने की। ये नहीं होता कि उनको बंदूकें दी हैं, पैसा दिया, असला दिया है, जाओ हमारे बंदे मारो। दैट इज ऑल्सो अ वे, तरीकाकार होता है। आप, एक ग्रुप मौजूद है, और क्या इंडिया के अंदर ये कहा नहीं जाता कि ये कश्मीर के अंदर ये लोग मौजूद हैं जो इंटरनल हैं, वहां पे वो ग्रुप मौजूद है, उसके ऊपर विजिलेंस कम कर दी जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है, एंड उनको जो करना चाह रहे हैं वो करने दें उनको। एंड देन फिर क्या होता है, जब वो कर लेते हैं तो वो कहते हैं फोड़ो फोड़ो बंदे किथे गए ने फोड़ो। सो हाउ यू डू इट, दैट इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्लो ऑफ वेपन्स है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। फ्लो ऑफ चीजों को देखें, इतना हैविली गार्डेड पूरे का पूरा कश्मीर हो, हैविली गार्डेड कश्मीर हो, हर चीज वहां हो, तो ये चीजें अगर वो 5 साल रोक सकते हैं कुछ ना होने देना, तो वो 6ठे साल भी रोक सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये नहीं है कि कोई इंडियन फौज के बंदे ये करते हैं या इंडियन डीप स्टेट के बंदे करते हैं। जो ग्रुप मौजूद होते हैं उनके लिए एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है और वो उस एनवायरनमेंट में कर लेते हैं। दैट्स मेरा इतना सा मौका। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। ही सीम टू जस्टिफाई दिस एज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिकम्स मीनिंगलेस। जी अरविंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। 2 मेन 3 पॉइंट्स इसमें थे। एक तो ये था कि चीमा साहब ने ये जो बात की है ना कि जो डेमोक्रेसी है, उस आने वाली बात में डेमोक्रेसी, मेरे नजदीक मैं भी मानता हूं कि ये एक हर्डल है पीस में। डेमोक्रेसी नो डाउट एक दुनिया मानती होगी, लेकिन हर इंसान के सोचने की, देखने की दिशा, जाविया अलग होता है। मैं जब मानता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट होती है वो वीक होती है। वो कोई सॉलिड जो है ना, उससे सॉलिड स्टेट बन ही नहीं सकती। सॉलिड स्टेट मतलब ये है, हाँ ये एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है वो एग्जेक्टिव के काम करे, अपना बस मुल्क को चलाए, और अदलिया जो है वो टोटल बाख्तियार हो, वो टांगती जाए, वो जो हुक्म देती जाए वो होता जाए, और वो फैसले मेरिट पर करें, तब जाकर जो डेमोक्रेसी कामयाब होगी। जब तक इंसाफ का निज़ाम ठीक जिस मुल्क में नहीं होता तब तक उधर जो मर्जी कर लो, डंडे ही है, डंडे से अवाम। जब तक किसी कंट्री की जो अदालतें हैं ना वो मेरिट पर फैसला नहीं करेगी ना तो कुछ भी। मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी एक वीक गवर्नमेंट होती है और ये हार्डल होती है आके मेरा पॉइंट, मैं गलत हो सकता हूँ। और हिम्मत साहब ने भी यही बोला कि डेमोक्रेसी वाकई हार्डल है पीस के अंदर। अब आप क्या राय, बाकी वो एंड पर भी आते हैं, एंड पर जो चवल मारी है चीमा ने उस पर भी बात करते हैं। तो इन्होंने तो काफी मुद्दों पर चर्चा की है। यार बात ये करो डेमोक्रेसी, वो बात मुद्दे ना छेड़ो ना, वो मैं आपको उधर ही लेकर जा रहा हूँ। पहली बात मेन मेरे नज़दीक जो थी कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो अमन नहीं आ रहा, बात ही मेन हो रही थी ना, तो उसके अंदर ये थी दोनों डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान फेक डेमोक्रेसी है, इंडिया पाकिस्तान से बेटर डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी मेरे नज़दीक वीक गवर्नमेंट होती है। असलम भाई ऐसे ही है ना, आपको क्या रहा है? जी बोले आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि मैं अगर बात करूँ ना तो अपने मुल्क की बात करूँगा। डेमोक्रेसी जो है इसका अगर उनको कह लें कि ये कहना कि भाई सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो एक वीक हुकूमत होती है या वीक कह लें कि इक़्तिदार होता है, तो ये गलत है।
हमारे मुल्क में ये दोनों चीज़ें ही कह रहे हैं कि इसकी कोई वक़्त ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई हुकूमत आती है, कोई कह लें कि पब्लिक से बंदा उठ कर आता है, तो क्या वो 5 साल आपने पूरे करता है? उसको करने ही नहीं दिया जाता, उसको वो सारे इख्तियार मिलते ही नहीं हैं जो उसने यूटिलाइज करने होते हैं। तो आप फिर किस एंगल से कह सकते हैं कि भाई जो हमारे मुल्क की क्या, इंडिया की भी मैं बात करूँगा कि डेमोक्रेसी जो, हाँ इंडिया में है डेमोक्रेसी किसी हद तक, ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर है, लेकिन हमारे से बेहतर है, बहुत बेहतर मैं समझता हूँ। हमारे मुल्क में तो भाई डेमोक्रेसी की माँ बहन एक होगी हुई है। मतलब आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी पे आई हुई हुकूमत मुकम्मल इख्तियार हो उसकी, उसमें वो कहते हैं ना कि टांगे ना घुसेड़ी जाएं, टांगे तो घुसड़ी जाए भाई ये तो फिर डेमोक्रेसी आती कहाँ पे है? ये गलत बात है कि भाई हुकूमत जो है वो डेमोक्रेसी हुकूमत हो और पीछे कोई और मकसद चाह मेरी रहा बात है, सुन, कोई और चीजें जो है डेमोक्रेसी ये है, की जा रही है। मैं बताता हूँ, डेमोक्रेसी ये है कि दो पार्टी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक अगर 51 वोट है और एक 50 वोट है, 51 वोट वाली हुकूमत में आ जाएगी, 50 वोट वाली जो है वो मतलब कि अपोजिशन में आ जाए। अब ये बताएं, ये डिफरेंस थोड़ा बहुत है, डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है, ये डिफरेंस है। तो जो 50 वोट वाली पार्टी होगी, क्या वो रेजिस्टेंस नहीं करेगी और गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी? यही मैं कहता हूँ वीक होती है, वो यही करती है ना। तो मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी वाकई पाकिस्तान इंडिया के जो पीस है उसके अंदर रुकावट है। आपने बात की, मेरी बात सुने, मैंने ये बात बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि जो दूसरा है अपना क्या जनरल हमारा साहब का गुजर चुका है, बाजवा ठाकुर बेगौड़ा बाजवा जो था, कमर जवेद बाजवा जो, और उसने जो मिनिस्टर इमरान खान को उस वक्त कहा कि आप जो है इंडिया के साथ सुलह कर लें, पीस कर लें, तो उसने इस मुद्दा को जो है वो ये मतलब क्या ठुकरा दिया इस पीस को कि जो है ना हाँ कश्मीर का मुद्दा, और कश्मीर इंडिया में कमर तो कह रहा है, कमर चम्मच कह रहा है कि इसलिए ठुकराया था कि इससे डिफेम हो जाएगा इमरान खान अगर कश्मीर से सुलह इंडिया से सुलह। इसको क्या कहें, पता नहीं, सुबह उठ कर नहाता भी है। इंडिया से सुलह कौन नहीं करना चाहता? मेरी बात सुने, इमरान खान के बारे में बात करूँ ना, तो इमरान खान उस वक्त सही किया था, क्योंकि 2019 में जो है मेरे ख्याल से 370 लगा था, तो उस वक्त सब कुछ हुआ था। तो इमरान खान की अगर मैं बात को भी देखूं तो इमरान खान ने सही क्या किया था। इमरान खान ने काफ़ी जो है उनको मैसेज के ज़रिए अपने स्पीच में भी कहा था कि आपने जो कर्फ्यू लगाया वही गलत किया और इसको उठा लें। इंडिया ने भी उसको कोई मतलब कि वायलेंट नहीं समझा और इंडिया ने किए रखा, वहाँ पर लगाए रखा। तो पाकिस्तान उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो वो कैसे सुलह कर लेता? अच्छा, आगे आती है बात जो मेरे नज़दीक बड़ी गलत। चीमा साहब ने पूरी तमहीद बांधी, स्टोरी सुनाई, पूरी कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ तक ख़त्म की, एंड वाली उसका लुब्बल उसका नचोड़, उसका क्रक्स यही था बात करने का उस बिगाड़े के मुंह वाले का कि ये जो इंडिया ने करवाया ना पहलगाम और जो इससे पहले हुआ पुलवामा, उसने ये कोरिलेट करने की कोशिश किया कि इसका फायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ है। उसने कहा बीजेपी ने क्या किया था, अभिनंदन के जो थे ना, मतलब कि वो अभिनंदन साहब बोला है, हाँ अभिनंदन की तस्वीरें अपने जो पफलेट थे यार, एक सेकंड, साहब भी बोला है, अभिनंदन की जो तस्वीरें थी वो अपने पफलेट पर छपवा कर वोट गेन किया। उसने ये साबित करने की कोशिश किया है कि उसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हुआ है, इसलिए बीजेपी ने खुद करवाया। और जा घोड़े के मुंह वाले चूतिए, आपके पास क्या सबूत है उसको झूठा करने के? अच्छा है, हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है भाई, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा क्या हो सकता है भाई सियासत में सब कुछ फाटा चलता है। फाटा में कैसे गया था पाकिस्तान, कैसे गया था? इस चीज की वजह से, पुलवामा की वजह से गया था। सबूत सारे इंडिया दिए थे, नहीं अजमा के साथ से बाकी छोड़ दो, ये अलग मुद्दा, वो अलग उधर भी आ जाते हैं, वो भी कह रहा था वो भी झूठ है। आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, चले पुलवामा पाकिस्तान नहीं करवाया यार, पहले बात तो तुम करो उसकी अभिनंदन के वोट के बारे में कि बीजेपी ने हासिल किया अपने पोस्टर पर। ये मैं नहीं कह रहा, किया जा सकता सियासत, ये बिगाड़े के मुंह वाला चीमा कह रहा है। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप ऐसा करें, अपने घर के लोगों के 5-7 को मार दो हमला, बाकी को कहो यार मैं हमदर्दी समेट लो उनसे। घर के बंदा को मारता है, की एग्जांपल भी देनी होती है, वो कंट्री लेवल पर है, ये घर की बात है, घर के कंट्री लोगों क्या को होता मार है? दो।
कंट्री के पीछे वो लोग अभिनंदन था ना, उस वक्त जो उनकी कंट्री थी वो सभी एक थे, उनका जज्बा एक था, सोच एक थी, इंडियन थे उस टाइम। कंट्री क्या है? तो कंट्री कंट्री और क्या है? कंट्री मुल्क खानदान होता है। हाँ एक बिल्कुल। घर होता है, एक बन जाता है, उस बन time जाता है बन ना, तो मार दो अपने घर वाले को, खुद ही भाई मारो, वो खुद इस मारो। घर को कभी भी आपको रिलेट करने की कोशिश करे तो कभी कि नहीं कर पाओगे, एक नहीं हो सकती ये बात है। एक नया हमारे वो अंदर आ गया, इंटरनेशनली हमारे अंदर एक मुद्दा नया है। स्कॉलर आ गया, एक तो मान रहा है कि कंट्री घर की भाई मान वो और घर की मानता है, अब ये कहता है- आम घर है, क्या हो गया भाई? कुछ समझने को कोई, उसके पास वो विंग कमांडर था इंडिया का, कोई आम को बंदा नहीं था वो। मैं बात अभिनंदनकारी ना, मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ। पुलवामा में तो पुलवामा के बाद अभिनंदन किया जो इंडियन स्ट्राइक की, तो बात ये है कि आप तर्जुमा के साथ भी नहीं मानते। पता नहीं कौन नहीं मानता या क्या, हम मानने वाले को हमें भी यार क्या पता। उन्होंने नहीं कह दो, अजमल के सवाब भी अपना तस्दीक की है कि वाकई अजमल के साहब जो है वो यार इस्लाम भाई, पाकिस्तानी था। इसको पूछना अजमल साहब कौन था? अल्लाह का बंदा। पाकिस्तान था कि हिंदुस्तानी भाई अफसर? मैंने अब उसके कौन सा वो कैसे अब देखना, नाड़ काटी थी, अब देखना, उसकी अब नस्ल देखना, की ये थी। कहेगा मैंने कौन सा चाचा किया था, मैंने को कौन मुझे चाचा क्या किया पता था? भाई? इसका मतलब है कि और तुम्हारी जियो ने जियो भाई- एक सेकंड असलम भाई, साथ में एक सेकंड मेरी बात, तुम्हारी जियो ने उसके घर की वीडियो बनाई है, उधर के लोगों ने बयान दिया जी हमारे साथ खेला था, इधर पढ़ा था, इधर पढ़ना क्या था उसने, इधर रहता था, और जियो पर मांड और पीछे चढ़ गई थी ISI एजेंसियां। अच्छा एक बात हैरानगी की है कि उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दी, वो एजेंसियां वीडियो डिलीट कर दी जियो बात ने। सुनो, एजेंसियों को पता नहीं है कि बंदा यहाँ का रहने वाला है, या उससे पहले जियो पहुंच गया। कमाल है भाई। और फिर एजेंसियां बाद में पहुंची, वो सोते रहते हैं उस टाइम पहले। तो यही तो मैं यार, पूछता ये हूँ, क्या बात है? यार मैं वीडियो दिखा दूं मान जाओगे? किस तरीके मानते हो? क्या वीडियो है? वीडियो दिखा दूं? किस बारे वो में? वीडियो मैंने भी देखी हुई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम उठा कहता वहाँ हूँ के वीडियो लोग कहते हैं कि हाँ जी, उन्हें खुद माना कि भाई इधर रहता था, उसके घर दिखाया गया बकायदा। उसके जाहिर बात फिर फैमिली मेंबर्स भाई, हाँ जी, ये- उसके ये फैमिली मेंबर भी चाइना वाली बात है, फैमिली चाइना मेंबर ने का- खुद माना जी हमारा बेटा था, हमारा भाई था, हमारे साथ रहता था। आप बोलो आगे, ये जियो ने खुद दिखाया है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ही नाम के दो बंदे भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा अजमल का साहब भाई उसका- कसाब है, मैं आप वाह रहमतुल्लाह, मेरी बात सुनो। वाह रहमतुल्लाह, तुम्हारी गजब की दानिश थी, होता है ऐसा। गजब की दानाई। हो सकता है इस भाई बात हो पे सकता है, क्या हो गया? हो सकता है इस बात को फॉलो किया होगा कि जिस तरह चाइना ने कहा कि अगर आपका कोई भी फाइटर जेट गिरे ना तो आपने कबूल नहीं करना, आपने मानना नहीं कि हमारा कोई जहाज जो है वो गिरा है, बस यही बोलना कि कोई भी कोई भी नहीं गया बस। तो भाई ये तो सरेंडर में नहीं मानते। अजमल का साहब जो था इसकी वाकई उन्होंने बताया हाँ था, जी, बताने मैंने वीडियो देखी बकायदा है। खुद कह लें कि मैं जितने सबूत भी गवाह clips हूँ। वगैरह जो हैं आए थे तो उसके मुताबिक अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी निकला था, हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान वालों ने नहीं माना, एंड तक नहीं माना भाई, जब वो सूली भी चढ़ गया फिर भी नहीं माना। उसके बाद चढ़ गया था उनको भाई हमारे एजेंसियां, ये वीडियो मैंने खुद देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझ पर यकीन करो। उनके घर गया हुआ था जियो वाले, क्वार्टर था, कहाँ बैठे हो? कोई और बात करे या देखे तो वो तो मैं मानूंगा ना, मैंने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखी है। तो बाकी ये चीमा ने गलत किया है, जो उनके वाकई जख्मों पर नमक छिड़का। हालांकि मैं दाद दूंगा अरविंद भाई को, उसने फिर भी कहा है, उसने खुद को क्रिटिसाइज किया, सेल्फ क्रिटिसिज्म किया है। उसने कहा कि हमारे लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने जल्दी कर दी, इन्वेस्टिगेशन कर लेते, 2-3 हफ्ते रुक जाते, 4 हफ्ते रुक जाते, महीना रुक जाते, 2 महीने रुक जाते, असि एंड तक पहुंचते तब अटैक करते। उसने किया असल मर्दानगी, उसने खुद को पहले 2 साल, और हमने कहा भाई इंडियन फॉल्स फ्लैग एक्शन कर दिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया इंडिया ने। ये अरविंद भाई भाई ना, इंडिया- अरविंद भाई को मेरी दाद बात देनी सुन होगी। लो। उसने, मैंने पूरी वीडियो मेरी बात सुनिए निचोड़ एक निकाला, मिनट। उसने अपने ही क्रिटिसाइज किया है, खुद कोई क्रिटिसाइज करता रहा। ठीक है, लेकिन ये है और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं अजम्बा का स्वभाव तो हमारा था ही नहीं, हम तो सरेंडर भी नहीं मानते। भाई जो भी है, पाकिस्तान ना इंडिया का सका ना इंडिया पाकिस्तान का है। एक कंट्री को हम इंडियन के अंदर ये मैंने देखी है, वो उनके अंदर जिगरा है बात मानने का। मतलब लोग की भी वीडियो देखी और मान देते हैं, मुंह पर मान लेते हैं। नहीं, अकेला लोग मान लेता है तो नहीं, इसका मतलब ये अरविंद क्या कह रहा है, अरविंद क्या अरविंद अरविंद क्या कह रहा था?
क्रिटिसिज्म कर रहा था खुद को कि यार रुक जाते, सब्र कर ले। ये क्या, ये मानना ही है, हम जैसा नहीं है वो, ये फर्क है इसका मेंटालिटी का। वो कह रहे हैं रुक जाए, इसमें क्या है, सही बात ही है कि वो रुक जाते हैं। उन्होंने मार दिया जल्दी, मतलब उसको सरेंडर हुए कि नहीं हुए दिया। पाकिस्तानी? हाँ तो होंगे, हुए कि नहीं हुए? भाई मैं कह रहा हूँ कि हुए होंगे, हुए कि नहीं हुए? यस या नो? अभी इस टाइम मुझे क्या पता कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में नहीं, पास्ट हाँ। की बात कर रहा हूँ। हाँ पास में तो सुना है हुए हैं, कितने हुए? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता कितना। खैर अफसोस है, पाकिस्तान इसलिए आगे नहीं जा रहा है, अपनी गलती मानता नहीं है। जिसने ये गलती मानने लग गया उसको सुधारेंगे, अगर सुधार लिया तो आगे जाएंगे, और आगे हमें जाना नहीं है। हमें तो वही गंद में डराना है, घास फूस खानी और गोबर में मुंह डाल कर बैठना, और हमारी औकात ही भाई है। हमें यहाँ रहने तो तुम चले जाओ आगे, हम आगे। यहाँ पर ही ठीक है। चलें जी, खैर अफसोस हुआ चीमा की बयान पर और उनकी पूरी तकरीर पर। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।